हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया ऑफ। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये स्टेटमेंट किसने दिया था या फिर ये किसका आइडिया था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ही बना लेती है। तो ये स्टेटमेंट जेबी से ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन रिगार्डिंग। तो हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक मोनोपोलिस्टिक था और एक परफेक्ट कंपटीशन। इन दोनों में डिफरेंस किस बेसिस पे होता है या फिर मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, मार्केट एंट्री, द नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, द मार्केट पावर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और जो परफेक्ट कंपटीशन में, इन दोनों में ही मार्केट एंट्री में कोई बहुत ज़्यादा बैरियर्स नहीं होते हैं, नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स भी काफ़ी होते हैं, मार्केट पावर भी जो होती है कॉम्पिटिटर्स की वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मेन जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके, कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, कौन से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो मेन डिफरेंस आता है वो किस बेसिस पे आता है, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a result of rise in consumers income demand curve for inferior goods। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो inferior goods होते हैं उनका जो डिमांड कर्व होगा वो किस तरीके से मूव करेगा अगर कंज्यूमर की इनकम को बढ़ा दिया जाए। तो जो inferior goods होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे सबसे पहला है कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसका क्या है, ये एग्जाम्पशन होता है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स कोई कब परचेस करता है, जब उसके पास इनकम कम होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ाई जा रही है। तो जैसे इसका जो ग्राफ होगा हमारा इन्फीरियर गुड्स का, कि ये प्राइस हो गया, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, इस प्राइस पे हम मान लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। तो जो इसका डिमांड कर्व होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व होगा। अब क्या हुआ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम नहीं करता है, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है। तो क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि डिमांड यहाँ पे आ गई, ये Q2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिमांड कर्व होगा वो किधर ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये हम हो गया हमारा न्यू डिमांड कर्व। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हुआ, शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट किधर हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर इसी जगह हम कंज्यूमर की इनकम को कम कर रहे होते तो क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती, तब हमारा जो डिमांड कर्व होता वो राइट को शिफ्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस इफेक्ट इज। अब प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट जो होता है वो हमारा इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन रेंज बिटवीन। जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की, उसकी रेंज क्या होती है। अब जैसे हम लोगों ने एक जो पॉइंट मेथड पढ़ा है इलास्टिसिटी का, उसमें हमारे इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 0, 1,
मोर देन वन, लेस देन वन, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेस देन वन, वन, मोर देन वन और इन्फिनिटी, ये 5 पॉइंट्स होते हैं। तो इसकी रेंज क्या हुई हमारी, 0 से इन्फिनिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी डिमांड की, उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच की रेंज होगी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MPC कैन बी डिफाइंड एज दैट फ्रैक्शन ऑफ आ। MPC क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो MPC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है आपका MPC। तो MPC का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका कितना पोर्शन हम कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना पोर्शन हम अपने इनकम का कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं, वही हमारा होता है MPC। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, चेंज इन इनकम दैट इज स्पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में ही दिया गया है कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन। अब ये जो है टोटल आउटपुट कब मैक्सिमम होता है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिएगी कि MP 0 है, MP इंक्रीज हो रहा है, MP मार्जिनल आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट, MP डिक्रीज हो रहा है या MP कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने एक ऐसे डायग्राम पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें आपका ये होता है TP, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका ऐसे करके, ऐसे जाता है आपका MP, और AP कैसे जाता है, AP का कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है ये, और दूसरी होती है जहाँ पे ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, और तीसरा स्टेज ये होता है। तो यहाँ पे जो आपका TP होता है वो मैक्सिमम होता है जब MP 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे TP पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुँचता है। तो वहीं पे आपका जो MP होता है पहले बढ़ता है फिर गिरना शुरू हो जाता है। जब वो MP डिक्रीज होता है तब जो TP होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट पे। और जब MP आपका 0 होता है तो TP मैक्सिमम होता है, और जब TP गिरने लगता है तो MP नेगेटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि आपका जो टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम कब होता है। तो इसका आंसर होगा आपका MP जब 0 होता है तब हमारा TP मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोपोली मार्केट इज नोन फॉर। जो ओलिगोपोली मार्केट है वो किस लिए जानी जाती है। तो ये हम लोगों ने जितने में मार्केट स्ट्रक्चर है उनके फीचर्स में पढ़ा है कि ओलिगोपोली का जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, जो उसको सबसे अलग करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है कि प्राइस रिजिडिटी। यहाँ इस मार्केट में किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, उनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी है वो किस चीज़ से डील करती है कि जो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि आप क्या कौन सी चीज़ कैसी है उसको वैसे ही स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम कि व्हाट इज़। और नॉर्मेटिव में क्या करते हैं कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी किस चीज़ से डील करती है कि हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, इस वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ए वाले में ऑप्शन क्या दिया गया, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी आर सॉल्व, कि कैसे सॉल्व की जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी, किस तरीके से सॉल्व की जा रही है, यानी कि जो जैसा है वैसा ही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, वैसे ही स्टडी कर रहे हैं।
लेकिन किस तरीके से किया जाना चाहिए वो आपका नॉर्मेटिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट इज। अब देखिए इन्फीरियर गुड्स का अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है। इन्फीरियर गुड्स में जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन कैसा होता है, कम होता है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का रिलेशन है वो कैसा हो रहा है, वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है। ठीक है, कि इनकम हमारी बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट उसका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर इसी जगह यहाँ पे प्राइस इफेक्ट पूछा जाता तो प्राइस इफेक्ट क्या होता, पॉजिटिव होता, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। द स्टेटमेंट इज, इंडिफरेंस कर्व हम सब ने पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है आपका, ऐसे से बनता है आपका इंडिफरेंस कर्व, कैसे बनता है, ठीक ऐसे बनता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ। तो जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे होगा आपका इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो जो आपका सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हम सब ने पढ़ा है। ये फीचर होता है इंडिफरेंस कर्व का कि जो सबसे ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो इधर लेफ्ट वाले होंगे, जो नीचे क्या कहते हैं अंदर वाले इंडिफरेंस कर्व होंगे, वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। ये हमारे इंडिफरेंस कर्व का एक फीचर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price elasticity of the product is greater than 1 we can say that। अब जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि प्रोडक्ट डिमांड इज सेंसिटिव टू प्राइस वेरिएशन, प्रोडक्ट डिमांड इज इनसेंसिटिव टू प्राइस वेरिएशन, या फिर डिमांड एंड प्राइस मूव इन सेम डायरेक्शन, नॉन ऑफ दिस। प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम प्राइस में जितना चेंज कर रहे हैं डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू प्राइस वेरिएशन, यानी प्राइस में हम थोड़ा सा अगर चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तभी तो ग्रेटर देन 1 प्राइस इलास्टिसिटी आ रही है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो सेंसिटिव होती है प्राइस वेरिएशन के। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉसेंस फर्स्ट लॉ। इनमें से कौन सा गॉसेंस फर्स्ट लॉ है। तो गॉसेंस का फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसेंस का फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसेंस का सेकेंड लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इनडिफरेंस इज या फिर आर ऑल्सो नोन बाय। लॉ ऑफ इनडिफरेंस को और क्या कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इनडिफरेंस जो होता है वो आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब को लॉ ऑफ इनडिफरेंस ही कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर विल हैव इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी वो कैसी होगी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स यानी कि क्या होता है कि एक के प्राइस में अगर ज़रा सा भी चेंज आएगा तो दूसरे की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ये होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसके जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी होगी, वो होगी इनफाइनाइट, क्योंकि अगर हम
किसी भी जो सब्स्टिट्यूट है किसी उसमें से एक की, मान लो दो सब्स्टिट्यूट हैं एक्स और वाई, एक के प्राइस में मान लीजिए इसके प्राइस में हम थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी डिमांड जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अगर इसके प्राइस में हम थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो कैसा है कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम्स। तो मार्शल की जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस थी उसका अजम्पशन क्या था। अब यहाँ पे देखिए दो यूटिलिटी एनालिसिस थे आपके, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था और एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या था कि जो यूटिलिटी है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मेजर नहीं कर सकते, हम केवल रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं। ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी था। और कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता था कि आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसकी यूनिट क्या होती थी, यूटिल्स, कि हम उसको मेजर कर सकते हैं आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कितने यूटिल्स की यूटिलिटी आपको मिल रही है। तो ये जो थ्योरी थी इनकी एनालिसिस था, इसका मेन अजम्पशन क्या था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज नहीं होगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये इनका अजम्पशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल कर्व फॉर गिवन गुड्स इज। अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आया, एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या होता है, एंजल कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो जैसे क्या कहते हैं कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम है, आप उस इनकम को किसी एक पर्टिकुलर गुड पे या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आपका एंजल कर्व डिस्क्राइब करता है। क्या है, एंजल कर्व डिस्क्राइब्स हाउ मतलब हाउ आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस वेरीज विद हाउस होल्ड इनकम। कि आपकी अगर जो हाउस होल्ड इनकम है वो अगर बढ़ रही है तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना एक्सपेंड करोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अगर आपकी इनकम घट रही है तब आप उस प्रोडक्ट पे कितना स्पेंड करोगे। तो इस चीज़ को आपको एंजल कर्व डिस्क्राइब करता है। तो जो गिवन गुड्स का एंजल कर्व होता है वो कैसा होता है, गिवन गुड्स कौन से होते हैं, गिवन गुड्स इन्फीरियर से भी जो कह सकते हैं कि बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स से भी कम। ठीक है, वो आपके गिवन गुड्स होते हैं। तो गिवन गुड्स का एंजल कर्व कैसा होता है, ये होता है निगेटिवली स्लोप्ड होता है। निगेटिवली क्यों होता है कि आपकी जो इनकम होती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो हम इनकी डिमांड कम करते हैं और जब आपकी इनकम कम होती है तो हम इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इनका जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इन्वर्स होता है। इसीलिए इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, सबसे पहले देखो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है कि जितने आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको जो चीज़ें इनके बदले में, इनके सर्विसेज के बदले में जो इनको प्रोवाइड की जाती है, जो दी जाती है, जैसे हमने लैंड अगर ली है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर लिया तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, वेजेस। कैपिटल है, कैपिटल कहीं से हमने एक्वायर किए तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर किसी की सर्विस लिए तो उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ें हम इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या होता है, ये होता है फैक्टर सर्विसेज। तो इसका जो रियल फ्लो होता है वो क्या होता है, इसमें इसके दो टाइप के फ्लो होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक मनी फ्लो होता है। ठीक, एक मनी फ्लो है और एक रियल फ्लो है। तो जो मनी फ्लो होगा वो किधर से किधर होता है, जैसे कोई फर्म है इन चीज़ों का यूज़ कर रही है तो उसके बदले में ये दे रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट दे रही है।
तो जो आपका जो मनी फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, ये फर्म से हाउस होल्ड्स होगा, ठीक, ये आपका मनी फ्लो होगा फर्म टू हाउस होल्ड। लेकिन जो रियल फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका हाउस होल्ड टू फर्म्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कहाँ से जा रही है, हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। तो इसलिए यहाँ पे जो रियल फ्लो होगा वो हाउस होल्ड टू फर्म्स होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के फ्लो हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो होगा वो फर्म टू हाउस होल्ड होगा, और रियल फ्लो होगा वो हाउस होल्ड टू फर्म्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अप्लाइज व्हेन। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कब अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो लॉस पढ़े, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस था और एक लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता था कि कुछ हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे वो कुछ फिक्स होते थे और कुछ वेरिएबल होते थे। लेकिन जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अप्लाई होता है। तो लॉन्ग टर्म में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे हो जाते हैं, वो वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। हम उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कब अप्लाई होता है, जब ऑल इनपुट्स कॉस्ट आर वेरिएबल, ऑल इनपुट्स कॉस्ट आर वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनडिफरेंस कर्व मीन्स। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो हमें दो प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे आपका कोई एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे कोई दूसरा होगा, दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। और वो कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, जहाँ पे हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है दोनों प्रोडक्ट से। तो ये कहाँ पे लिखा है हमारा, इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आपके ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।